जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज का ये जो जूम मीटिंग है वो बेसिकली फॉरेक्स बेसिक्स के ऊपर रखा गया है। नाइस, ओके। सो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज का सेशन जो है वो कम्प्लीटली पे बैक ने जो प्लान करा है वो फॉरेक्स बेसिक के ऊपर करा है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स बेसिक्स की तो उससे पहले हमारे को हमेशा जानने की जरूरत होती है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में इस पोटेंशियल को जानते ही नहीं है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानते हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी रहे हों यहाँ पर जिन्हें शायद इस मार्केट से अभी उतना रूबरू नहीं है। राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट या फिर फिनटेक इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहा जाता है जहां पर पैसे का लेन देन यानी कि फाइनेंशियल मार्केट प्लस टेक्नोलॉजी का एक मिक्सचर रहता है। ठीक है। फिनटेक इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहा जाता है जहां पर फाइनेंशियल मार्केट प्लस टेक्नोलॉजी का मिक्सचर रहता है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर तीन बड़े मार्केट्स आते हैं, जिन तीन मार्केट्स के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। एक स्टॉक मार्केट, दूसरा फॉरेक्स मार्केट और तीसरा क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो हर कंट्री का अलग होता है, यानी कि हर देश का एक अलग स्टॉक मार्केट होता है, उनका अपना स्टॉक मार्केट होता है जहां पर वो कंपनी के शेयर्स के अंदर बाय एंड सेल करते हैं। दूसरी मार्केट जो होती है फॉरेक्स, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो, तो क्रिप्टो के अंदर बेसिकली लाइक ये पूरा एक ही मार्केट रहता है और इसके अंदर जो काम किया जाता है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर किया जाता है, टोकन्स के अंदर किया जाता है, जिसमें क्रिप्टो के टोकन्स को भी हम लोग बाय एंड सेल ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद में जब हम फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात करें तो फॉरेक्स एक ऐसा मार्केट है जो पूरे वर्ल्ड का एक ही मार्केट है। इसको डिसेंट्रलाइज मार्केट भी कहा जाता है और ओवर द काउंटर मार्केट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स इटसेल्फ आके पार्टिसिपेट करते हैं और उनके पार्टिसिपेशन से ही मार्केट पूरा चलता है। ठीक है। अब फॉरेक्स क्या है ये भी सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर ओवर द ग्लोब यानी कि पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर करेंसी पेयर्स के अंदर एक्सचेंजेस होते हैं। एक्सचेंजेस एज इन बाइंग होती है, सेलिंग होती है और मल्टीपल करेंसी पेयर्स के अंदर ये चीज यहाँ पर होती है जिसके माध्यम से आप प्रॉफिट बनाते हैं। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम लोग समझें। गाइस, एक चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, आज की मीटिंग मैं यहाँ पर कोई पीपीटी किसी चीज का यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितनी भी चीजें बता रही हूँ बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं आपसे। पीपीटी इसलिए भी नहीं बनाई है क्योंकि कई लोग स्क्रीनशॉट्स लेकर रख लेते हैं और उन स्क्रीनशॉट्स को कभी यूज ही नहीं करते हैं। वो फोन की गैलरी में रहते हैं, स्पेस भर जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है। तो कॉपी एंड पेन लेके बैठे हैं। आप लोगों में से एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, कौन कौन व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे जो कॉपी और पेन लेकर बैठा है? बता सकते हैं? चैट बॉक्स में टू टाइप कर सकते हैं। ओके। ओके। ओके, मतलब लोग इतने समझदार हैं कि टाइम ले रहे हैं तो यूटिलाइज करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली आपको इसका एक ट्रेडिशनल एग्जांपल अगर मैं समझाऊं तो आप किसी भी अदर कंट्री के अंदर जाते हैं, यानी कि इंडिया से आप दुबई जाते हैं, इंडिया से आप यूएस जाते हैं, तो हम अपनी करेंसी को चेंज कराते हैं। यानी कि यूएस गए तो रुपए को हम चेंज कराएंगे यूएसडी में, यानी कि यूएस के डॉलर में। तो ये बेसिकली फॉरेक्स ही है। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। ये हम लोग फिजिकल बेसिस पर करते हैं, चाहे आप अपनी कंट्री के अंदर करें या फिर दूसरी कंट्री में जाके करें एक्सचेंज को, ये फिजिकली रहता है। यहाँ पर हम जो करेंगे वो पूरा डिजिटल रहेगा। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फॉरेक्स मार्केट के एक दिन के टर्नओवर की बात करूं तो 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स का टर्नओवर है। अगर आप लोग इस बात को आईएनआर में जानना चाहें तो 6.6 लाख करोड़ का मार्केट है ये। अब आप समझो कि अगर सीख गए और बूंद भी निकालनी आ गई ना इस मार्केट में से, तो आप समझो कि किसी को जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन मुझे नहीं लगता बिजनेस भी करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, फॉरेक्स के अंदर किस चीज पे ट्रेड किया जाता है। आपको यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट स्क्रीन शेयर करके, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे?
गाइस लोगों को, आपको सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे? ओके, थैंक यू। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों को जो मेनली काम करना होता है फॉरेक्स मार्केट में या फिर मेनली ट्रेड करना होता है, वो करना होता है मेजर करेंसीज पे। मेजर टोटल 8 में से एक होता है यूरो, जिसका सिंबल रहता है EUR। दूसरा होता है यूएसडी, यूएसडी यानी कि यूएस का डॉलर। तीसरा होता है जीबीपी। फोर्थ रहता है हमारा CHF। फिफ्थ रहता है हमारा AUD। सिक्स्थ रहता है हमारा कैनेडियन डॉलर कैड। देन NZD, न्यूजीलैंड की करेंसी है ये। एंड JPY इज फॉर जापान। तो ये 8 मेजर करेंसीज रहती हैं, जिन 8 मेजर करेंसीज के अंदर हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी, बहुत अच्छा वॉल्यूम हम लोगों को मिलता है, जिससे एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब इन मेजर करेंसीज में कभी भी अकेले ट्रेड नहीं होगा, यानी कि इन सब में अकेले ट्रेड नहीं होगा, इनके साथ करेंसी पेयर्स बनाए जाते हैं। करेंसी पेयर्स कैसे बनाए जाते हैं, उसमें आप ये समझिए कि मेजर करेंसी पेयर का मतलब है यूएसडी यहाँ से हट जाता है और इन सबके साथ पेयर अप हो जाता है, यानी कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इसमें आगे लगता है, यूएसडी CHF, AUD यूएसडी, यूएसडी कैड, NZD यूएसडी और यूएसडी JPY। ये हमारे 7 मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं, जिन करेंसी पेयर्स के अंदर मेनली ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, जो करेंसी पेयर्स, जैसे अगर हम लोग MT4 का टर्मिनल खोलें तो जस्ट गिव मी अ मिनट। आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? एक मिनट आई गेस। ओके 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 जी, सो आई गेस अभी स्क्रीन विजिबल होगी। गाइस भले ही ये सेशन कम कंटेंट कवर करे बट बिल्कुल बेसिक रहेगा, तो एंड तक रहिएगा। ठीक है, जैसे जो अभी हम लोग मेजर पेयर्स की बात कर रहे थे, उन मेजर पेयर्स को आप यहाँ पर देख सकते हो, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी CHF, यूएसडी JPY, उसके बाद में AUD यूएसडी। तो इस तरीके से 7 मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं। अब एक्सेप्ट फॉर दिस, यानी कि इन 7 को हटा के, जैसे आपने यूरो, जीबीपी, यूएसडी, CHF ये सब देखे, तो जिन पेयर्स के अंदर यूएसडी नहीं होता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एक मिनट, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये ऑर्डर, जैसे ये लास्ट के 3 पेयर्स आप देख पा रहे हैं, AUD NZD, CAD CHF, AUD JPY। तो बेसिकली ये माइनर पेयर्स कहलाते हैं। माइनर पेयर्स ये क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं और इनके अंदर यूएसडी नहीं होता। ठीक है, मेजरली जिस माइनर पेयर्स के अंदर लोग ट्रेड करते हैं वो यूरो से रिलेटेड होते हैं, यानी कि EUR से रिलेटेड, जीबीपी से रिलेटेड होते हैं और JPY से रिलेटेड पेयर्स होते हैं। आप देख भी सकते हैं, जैसे कि जैसे ये हो गया CAD JPY जो आप सेकंड नंबर पे देख पा रहे हैं, उसके बाद में CHF JPY हो गया। तो जो पेयर्स बेसिकली EUR यानी कि यूरो से, JPY यानी कि जापानीज येन से और जीबीपी से रिलेटेड पेयर्स होते हैं, वो माइनर पेयर्स होते हैं जिनके अंदर यूएसडी नहीं होता। ठीक है, यूरो जीबी, लाइक अगर हम इसका एग्जांपल लें तो यूरो जीबीपी हो गया, यूरो CHF हो गया, EUR AUD हो गया, यूरो कैड हो गया, यूरो NZD हो गया, यूरो JPY हो गया। इसी तरीके से JPY के पेयर्स होंगे, इसी तरीके से जीबीपी के पेयर्स होंगे। अब इसके अलावा भी आप कुछ पेयर्स यहाँ पर देख पाओगे। बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल कैसे यूज करना है ये नेक्स्ट सेशन के अंदर सीखेंगे, लेकिन पेयर्स दिखाने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। आप ये थर्ड पेयर देख पा रहे हो, दिस वन, USD HKD। ये पेयर जो है बेसिकली एक्सोटिक पेयर कहलाया जाता है। ये जो करेंसी है HKD, आई गेस
हांगकांग की लगती है जहां तक मुझे अंदाजा है। ठीक है। सो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स होते हैं, और आपको समझना क्या है कि मार्केट का जो राजा है वो यूएसडी है, यानी कि डॉलर है। तो आपको उन करेंसी पेयर्स के अंदर मेजरली पार्टिसिपेट करना है जो एग्जैक्टली सर हांगकांग का कैनेडियन डॉलर। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको उन पेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है मेनली जिन पेयर्स के अंदर यूएसडी आता है। यूएसडी को राजा क्यों कहा जाता है, इसके भी अपने कारण हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर, और सबसे ज्यादा स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ का। गोल्ड रिजर्व वहाँ का बहुत अच्छा है, उसकी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, उसकी मिलिट्री सुपर पावर बहुत अच्छी है, और बहुत सारे ऐसे लाइक रीजंस हैं जिनकी वजह से यूएसडी मार्केट का राजा है। आपको इसमें एक एग्जांपल और बताती हूँ मैम। आपको कभी भी किसी कंट्री से ऑयल लेना है, यानी कि तेल लेना है जिसका सिंबल WTI भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर ऑयल लेना है तो आपको पे हमेशा यूएसडी के अंदर ही करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कंट्री से लो, कहीं से भी लो, उसकी पेमेंट जो रहेगी, किसी भी कंट्री टू कंट्री की बात हो रही है, तो वो यूएसडी में ही जाता है। ठीक है। अब ये तो हो गई कुछ बेसिक थ्योरेटिकल बातें। अब हम लोगों को जब पार्टिसिपेट करना है फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो कैसे किया जाता है, उस पर आ जाते हैं। आप सभी लोग डीमैट अकाउंट जानते हैं? आप सभी लोग डीमैट अकाउंट जानते हैं? ओके गाइस, पार्टिसिपेशन 100% रखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये सेशन बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा आपके फॉरेक्स की जर्नी में, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है और ये चीजें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग डीमैट अकाउंट के बारे में मिलता है 2%, 3%, 5% का साल का। सर अभी मेरी वॉइस क्लियर है सबको? सर वॉइस क्लियर है मेरी? ओके थैंक यू। सो सर अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं है तो अपने एंड पे एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है। सो मेनली क्या रहता है, जब हम सेविंग अकाउंट्स ओपन करते हैं तो बैंक के अंदर ओपन करते हैं, जिसके थ्रू मार्केट के अंदर वो बैंक हमारा पैसा लगाता है, लेकिन हमें क्या मिलता है 2% से लेके 7%। ठीक है। अब आप समझो 2% से लेके 7% मिलता है साल का, और 7 भी किसी बैंक में शायद नहीं मिलता जहां तक मुझे पता। ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करने के लिए अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि आपको फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। तो देखिएगा कि ब्रोकर जो है वो फॉरेन ब्रोकर रहे। ब्रोकर बेसिकली वो पार्टी होती है जो आपको और मार्केट को कनेक्ट करती है, जैसे हमारा मल्टी बैंक हो गया जो हमारा ब्रोकर पार्टनर है और बहुत ही बेस्ट ब्रोकर है। उसके अलावा एफएक्स ऑपिलेंस हो गया, दोनों में से किसी में भी आप पैसा डाल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। यहाँ पर आप जो अकाउंट ओपन करवाएंगे, यानी कि ब्रोकर के पास आप जो अकाउंट ओपन करवाएंगे उसे कहा जाएगा डीमैट अकाउंट, जो बेसिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। ठीक है, जिस अकाउंट के थ्रू आप ट्रेडिंग करेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्रोकर हमारा मल्टी बैंक या फिर एफएक्स ऑपिलेंस में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं नाम मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, मल्टी बैंक एज वेल एज एफएक्स ऑपिलेंस। ठीक है। सो इसके बाद में आपको क्या करना रहता है, MT4 डाउनलोड करने का रहता है। ठीक है। अब MT4 आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि बेसिकली एक ट्रेडिंग टर्मिनल है, जिस ट्रेडिंग टर्मिनल के माध्यम से आप लोग मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में MT4 का ही यूज करती है। ठीक है। और MT4 वही टर्मिनल है जिस पर अभी मैंने आपको करेंसी पेयर्स दिखाए थे। अब इसके बाद में हम लोग करेंसी पेयर्स की बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे करेंसी पेयर्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपने एक करेंसी पेयर देखा होगा यूरो यूएसडी। आपको मैं बता दूं, मार्केट का यानी कि पूरे मार्केट का 25% टर्नओवर जो रहता है फॉरेक्स का, वो यूरो यूएसडी से रहता है। ठीक है। आप इसको जब सर्च करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
ठीक है। अब एक चीज और बताइएगा कि आप सब लोगों में से किस किसने अभी तक बेसिक के सेशन लिए हैं, किस किस को पता है कि यूरो यूएसडी को डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा? गाइज आप लोग चैट बॉक्स के अंदर 4 मेंशन कर सकते हैं अगर आपने बेसिक का सेशन लिया है तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ गुड वे। ठीक है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ 20% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने बेसिक की क्लासेस ली है, मतलब बिल्कुल हमारे को सरल भाषा में चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे यूरो जो है हमारा वो बेस करेंसी है, और यूएसडी जो है वो हमारा कोड करेंसी है। यानी कि बेस करेंसी और कोड करेंसी के अंदर अगर आप समझना चाहें इसको तो ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बार्टर सिस्टम समझते होंगे सब लोग। जब आपके पास पैसा नहीं हुआ करता था, मतलब कि हम लोगों के पास, सबके पास पैसा नहीं हुआ करता था और हम लोग किसी सामान के बदले में सामान लिया और दिया करते थे, तो उसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होता था या कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी होती थी। जैसे अगर हम लोग समझे कि किसी को 1 किलो मिठाई चाहिए तो उसको उसके बदले में सामने वाले पर्सन को 4 किलो आटा देना पड़ेगा। अब फॉर 1 kg ऑफ स्वीट्स, यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, फॉर 1 kg स्वीट्स ही हैज टू गिव 4 kg wheat, यानी कि अनाज। ठीक है, तो इस तरीके से कोड करेंसी और बेस करेंसी होती है। अब आप इसको अगर करेंसी पेयर के माध्यम से समझें, जो भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट के हिसाब से आपको इतना यूएसडीटी देना पड़ेगा, यूएसडी सॉरी। अब यूएसडी आप कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ पर अगर आके चेक करते हैं, just a moment। आपको ये प्राइस दिख रहा है 1.07726 जो फ्लक्चुएट हो रहा है। ये प्राइस जो है बेसिकली 1 यूरो के बदले इतना यूएसडी देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1.0772। ठीक है, 1 यूरो के लिए इतना यूएसडी देना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को। अब यहाँ पर आप दो चीज और देख पाएंगे। जब हम यहाँ पर यूरो यूएसडी की बात कर रहे हैं, एक मिनट, इस वाले पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो प्राइस दिख रहे हैं, एक लो एक हाई। ठीक है, एक लो प्राइस जो होता है उसको बेसिकली बिड प्राइस कहा जाता है, और हाई प्राइस जो होता है उसे आस्क प्राइस कहा जाता है। यानी कि 0.07720, यानी कि जो लो वाला है ये रहेगा हमारा बिड प्राइस, और जो हाई वाले साइड पे शो कर रहा है वो हमारा रहेगा आस्क प्राइस। इन दोनों के बीच में जो रहता है उसे स्प्रेड कहते हैं। यानी कि आप देखेंगे इन दोनों के बीच में, आप इसको माइनस करेंगे, आप इसको माइनस करेंगे अगर हाई में से लो को, तो एक बीच का अमाउंट निकल कर आएगा जो 2 3 4 5, और यूरो यूएसडी के अंदर अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उसे स्प्रेड कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्प्रेड है 2 का 3 का 4 का 5 का। ठीक है, तो इस तरीके से करेंसी पेयर्स होते हैं। करेंसी पेयर्स में एक करेंसी को बेस करेंसी कहा जाता है, दूसरे को कोड करेंसी कहा जाता है। बेस करेंसी को परचेज करने के लिए आपको कोड करेंसी का प्राइस देना पड़ता है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक था। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, जब हम कोई नया ऑर्डर लगाते हैं, क्योंकि बिल्कुल टर्मिनल की ही बात हो रही है तो हम लोग दोनों का यूज करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो हम लोग जब भी कोई नया ऑर्डर लगाते हैं, तो जैसे आपने चार्ट खोल लिया या फिर अगर आपने जस्ट यूरो यूएसडी पे क्लिक भी करा तो भी आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, और आपने यहाँ से चार्ट खोल लिया। अब चार्ट खोलने के बाद में ऊपर जो कॉर्नर में ये ऑप्शन आ रहा है ना आप लोगों के पास, ठीक है, हाँ, कॉर्नर में जो ये ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास, ये
ये न्यू ऑर्डर के लिए होता है, यानी कि यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका नया ऑर्डर खुल जाता है। अब ऑर्डर्स भी कई सारे तरीके के होते हैं, लेकिन उनको हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा है। मार्केट एग्जीक्यूशन या फिर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन दोनों एक ही होते हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर नीचे अलग अलग डिजिट्स मेंशन की हुई है, यानी कि 0.1 -0.1 -0.01 0.01 प्लस 0.01 और ये 5 जो लॉट्स हैं, बेसिकली इन्हें लॉट साइज कहा जाता है। लॉट साइज का हमेशा जो आपको सिलेक्शन करना है वो आपके अकाउंट साइज के बेसिस पर करना है। लॉट साइज एडजस्टेबल होते हैं, आप इनको कितना भी बड़ा कर सकते हैं और कितना भी छोटा कर सकते हैं। मैक्सिमम जो रहता है वो 100 का लॉट रहता है, ठीक है, उससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता। तो मेनली ये एडजस्टेबल होता है, आपको जस्ट क्या करना है, आपके अकाउंट साइज को देखना है और अकाउंट साइज के हिसाब से आपको लॉट साइज लेना है। अब हर एक लॉट साइज के अंदर, एक मिनट, ये थोड़ा सा हम यहाँ से समझते हैं। जहां आप 0.01 देख पा रहे थे, 0.10 देख पा रहे थे और 1 देख पा रहे थे, ये 3 लॉट साइज होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज। इसको हम लोग माइक्रो साइज कहते हैं, सॉरी, ये लॉट साइज जो होता है इसको मिनी लॉट साइज कहा जाता है, और नीचे वाले को आई गेस सब लोग जानते होंगे, इसको स्टैंडर्ड लॉट कहा जाता है। ये वही स्टैंडर्ड लॉट है जिसके ऊपर आपकी इनकम बनती है। आई गेस बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में। हर एक माइक्रो लॉट के अंदर अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो 1000 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और इस पे कितने पिप पे कितना वैल्यू बनता है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल समझने वाली बात ये है कि 0.01 का लॉट साइज जब आप लेते हैं, जिसे माइक्रो लॉट कहा जाता है, उसके अंदर 1000 यूनिट्स होती हैं। मिनी लॉट के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो 10,000 यूनिट्स होती हैं, और स्टैंडर्ड लॉट के अंदर जब हम बात करते हैं तो 1 लाख यूनिट्स होती है, ठीक है। अब इन पे कितने पिप पे कितना प्रॉफिट बनता है वो चीज देखनी है। सर सबसे छोटा लॉट, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स में डेफिनेटली लूंगी। बाकी सर आपने जो ये लिखा है ना, व्हाट अबाउट 0.001, तो सर जो सबसे छोटा लॉट होता है ना वो 0.01 होता है, ठीक है। बाकी आई विल टेक योर क्वेश्चंस इन द एंड। इसके बाद में जब हम लोग पोर्टल पे वापस जाते हैं तो आपको यहाँ पर लॉट साइज के बाद में 2 प्राइजेस दिख रहे हैं, जिनको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि एक को बिड प्राइस कहा जाता है, दैट मीन्स ये वाला जो होता है बिड प्राइस कहा जाता है इसको, और ये वाला जो होता है इसको कहते हैं आस्क प्राइस, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं नीचे जो 2 ब्लैंक्स बने हुए हैं। जब आप लोग किसी अलर्ट को भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको 2 चीजें मिलती हैं, दैट इज SL एंड TP। तो जो ये वाला पार्ट है ये SL है, ठीक है, यहाँ पर आपको SL पेस्ट करना है और इस वाले पार्ट में आपको TP पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर अलर्ट्स कैसे कॉपी पेस्ट किए जाते हैं वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। बाकी जो रेड वाला स्पेस रहता है जिसमें रेड लाइन रहती है उसको आप स्टॉप लॉस कहते हैं, यानी कि वहां पे स्टॉप लॉस का प्राइस डलता है, और जो TP रहता है वो ग्रीन वाली लाइन के अंदर बनता है जिसको टेक प्रॉफिट कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये जो ग्राफ पे 2 लाइंस चलती हुई दिख रही है आपको, रेड कलर की और ब्लू कलर की। तो रेड वाली लाइन जो है वो आस्क प्राइस की रहती है, ब्लू वाली लाइन जो है वो बिड प्राइस की रहती है। अब आप सब लोगों ने एक टर्म और सुना होगा यहाँ पर जिसको लिवरेज कहा जाता है, जस्ट जिसको लिवरेज कहा जाता है। अब लिवरेज बेसिकली एक तरीके से आप ये समझो कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ पर मल्टी बैंक जो लिवरेज देता है वो 1:500 का रहता है हर अकाउंट पे, और आप देख पाएंगे 1:500 का मतलब पता है क्या होता है, आप $1 पे 500 जितना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये चालू ट्रेड के लिए है, क्लोज ट्रेड के लिए नहीं, ठीक है।
आप छोटे अकाउंट पे भी बड़ा पैसा कैसे बना सकते हो उसको बेसिकली लिवरेज कहा जाता है, यानी कि स्मॉल अकाउंट बिग प्रॉफिट। हालांकि ऐसा हम लोग करने की इजाजत कभी भी नहीं देते हैं, और इजाजत क्या, ये एथिक्स भी नहीं कहते हैं कि आप कभी भी अपने छोटे से अकाउंट पे बहुत बड़ी लॉट साइज को यूज करें, क्योंकि ये रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के अंडर नहीं आता है। अब रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट जो है बेसिकली फॉरेक्स मार्केट का क्या, किसी भी मार्केट का सबसे ज्यादा जरूरी कंपोनेंट रहता है, जिसको एक ट्रेडर को हमेशा से ध्यान रखना होता है। अगर आप लोग प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का यूज करेंगे, यानी कि प्रॉपर लॉट साइज का यूज करेंगे अपने अकाउंट पर, तो आप देख पाएंगे कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आप पैसे को वैल्यू देंगे तो वो अपने आप में वैल्यू जरूर ऐड करेगा। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट साइज को वैल्यू देंगे, अगर आपको दिख रहा है आपका अकाउंट साइज $500 का है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं 0.02 से ऊपर का लॉट साइज नहीं लेती उसके अंदर। ठीक है, 0.02 का लॉट साइज अगर मैं लूंगी और उससे ही हमेशा ट्रेड करूंगी 500 के अकाउंट साइज पे, $500 पे, तो आप देखेंगे कभी भी मेरा अकाउंट जो है वो वैनिश नहीं होगा, वो फ्लश आउट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब लॉट साइज मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसके लिए मेरे को अपना स्क्रीन 2 मिनट के लिए ऑफ करना रहेगा। गाइज यहाँ तक आई होप कि आप सभी लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, एंड आई बिलीव कि आप सब लोग इन चीजों को फॉलो भी करेंगे। हाँ जी, आई गेस ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग लॉट साइज देख पा रहे होंगे, आप चाहें तो अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, सो इस तरीके का लॉट साइज रहता है। अब मैं इसको अगर इस वे में करके रखूंगी, just a minute। इस वे में करके रखूंगी तो शायद आप लोगों को चीजों को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो इट इज बेटर कि हम इसको ऐसे देखें। सो बेसिकली आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अकाउंट साइज दे रखा है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से आप कितने के अकाउंट साइज पे कितना लॉट साइज लेके डेली कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, वीकली कितना बना सकते हैं, और पर ट्रेड का टारगेट आप क्या ले सकते हैं। अब ये एक बहुत ही अमेजिंग चार्ट है, इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेम्बर के किस अकाउंट साइज पे कितना लेना है। अब मान लो जनरली लोग 200 के अकाउंट साइज से ही स्टार्ट करते हैं, तो 0.01 का लॉट साइज जब आप लेते हैं, जस्ट अ मिनट, 0.01 का लॉट साइज जब आप लेते हैं, तो आपका डेली का टारगेट रहना चाहिए मात्र $5 का। हर एक ट्रेड पे सिर्फ $1 आपने अर्न करना है। ठीक है, तो डेली का टारगेट आप $5 का रख सकते हैं, वीकली आपको इसी हिसाब से $25 मिल जाएंगे। रिमेंबर गाइस, फॉरेक्स मार्केट 5 दिन चलता है एक हफ्ते में, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और 5 दिन ये 24 घंटे काम करता है। ठीक है, हालांकि आपको 24 घंटे ट्रेडिंग नहीं करनी है, कुछ अच्छे मोमेंट्स, कुछ अच्छे टाइमिंग्स होते हैं जिस वक्त पर आपको ट्रेड करनी है। ठीक है, सो इस तरीके से अलग अलग अकाउंट साइज है। 400 के अकाउंट पे आपको 0.02 लेना है, 500 के अकाउंट पे 0.03 लेना है, 600 पे, 1000 पे, 800, 1500, 2000। तो ये पूरा अकाउंट साइज विद लॉट साइज सारी चीजें आपको मेंशन यहाँ पर की हुई है। सो गाइस, हम लोग अभी तक लॉट साइज की बात कर रहे थे। अब लॉट साइज पे कितने के लॉट साइज पे कितने पिप्स की मूवमेंट पे, अभी तक हम लोग पिप्स पर नहीं आए थे। अब एक बार ये चीज और देख लेते हैं। पिप्स बेसिकली पॉइंट इन परचेज होता है। पॉइंट इन परचेज एज इन कि ये वही चीज होती है, ये उसी चिड़िया का नाम है जो चिड़िया आपको प्रॉफिट बनाकर देती है, इन अ वेरी सिंपल एंड अ गुड लैंग्वेज। ठीक है, पिप्स पॉइंट इन परचेज होता है, और अगर आप सही तरीके से प्ले करते हैं पिप्स के साथ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोग बना सकते हैं। रिमेंबर गाइस, स्टैंडर्ड लॉट जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर 1 का, उसको आप तभी लेंगे जब आपका $1,00,000 का अकाउंट होगा, उससे पहले नहीं लेंगे अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो। ठीक है,
अब हम लोग पिप्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक बाय का ऑर्डर लगाया, एक बाय का ऑर्डर लगाया हमने विजिबल ऑर्डर, बाय का ऑर्डर लगाया हमने यूरो यूएसडी के अंदर, और इसका करंट प्राइस चल रहा है कुछ भी मान लो 1.1334 चल रहा है करंट प्राइस, ठीक है। इसको मैं मेंशन भी कर देती हूँ यहाँ पे। करंट प्राइस, ठीक है। और इसके अंदर 20 पिप्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, या ऊपर 20 पिप्स या नीचे 20 पिप्स, ठीक है। तो किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ। हालांकि आप देखेंगे जब हम करेंसी पेयर्स की बात करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्राइस शो कर रहा है वो कर रहा है 1.07709 या 1.07711, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे चीजें जो डिजिट्स आ रही है वो आ रही है 5, ठीक है। अभी की हम लोग जो बात कर रहे हैं 1.07705, ये जो लास्ट का डिजिट है ना 5, ये जो बहुत छोटा सा ऊपर शो करता है इसको बेसिकली पिपेट कहते हैं, और पिपेट का कोई ज्यादा बड़ा रोल होता नहीं है, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है 4th डिजिट से, ठीक है। सो जैसा हम एक एग्जांपल पे चल रहे थे अभी कि मान लीजिए यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है 1.1334, ठीक है, और इसमें 20 पिप्स की मूवमेंट आती है, और इसका प्राइस बढ़कर हो जाता है 1.354, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्योंकि बाय का ऑर्डर लिया था, तो आपने अगर इसको टीपी लगाया है यानी कि 20 पिप्स आपने प्लस करके लगाया है या 20 पिप्स का टीपी आपके पास आया है, तो प्राइस उसका ये रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे जो सिग्नल्स आते हैं उसमें एक करंट प्राइस रहता है, बाय गोल्ड एट दिस या फिर बाय यूरो यूएसडी एट दिस, उसके बाद में एक नीचे टीपी होता है, एक एसएल होता है, ठीक है। वो कुछ पर्टिकुलर पिप्स का होता है, तो उसी चीज की कैलकुलेशन यहाँ पे चलती है। तो मार्केट का प्राइस 1334 से 1354 हो गया, तो आपका ये जो ऑर्डर है वो जाएगा प्रॉफिट में, ठीक है, जो कि बेसिकली आप टीपी भी रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर यही मार्केट 1314 हो जाता है तो ये बेसिकली आपका एसएल रह सकता है, क्योंकि हम लोग 20 पिप्स में अगर खेलते हैं तो बहुत सेफ प्ले वो रहता है। तो अगर ये एसएल रहता है तो आपका 20 पिप्स का लॉस रहता है, ठीक है। अब 20 पिप्स में आप कितने डॉलर पाते हैं और कितने डॉलर खोते हैं इसकी बात अगर हम करते हैं, चलिए आइए उसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। फ्रेश एकदम, आपने एक पिप की कैलकुलेशन ली, एक पिप की कैलकुलेशन लेते हैं, जितने पिप्स होंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक पिप की कैलकुलेशन पर 0.01 के लॉट साइज पर आपको प्रॉफिट जो रहेगा वो रहेगा 10 सेंट्स का, 10 सेंट्स एज इन 0.10 और आगे डॉलर। अच्छा, शायद आप लोगों को पता होगा सेंट्स किसे कहते हैं, तो हम इसको इससे ऊपर थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो आपने 1 रुपया सुना होगा, 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं ये सबको पता होगा, 100 पैसे होते हैं। इसी तरीके से $1 के अंदर 10 सेंट्स होते हैं, यानी कि ये यूएसडी का यानी कि अमेरिका का रुपए और पैसे की बात चल रही है। $1 इज इक्वल्स टू 10 सेंट्स, उसी तरीके से $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। अब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये 10 सेंट्स है, ठीक है। आप चाहें तो इसको मैं मेंशन भी कर सकती हूँ, 10 सेंट्स। गाइस आई डोंट नो कि आपको ये सेशन बोरिंग लग रहा है या इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, बट इतना मुझे पता है कि बिल्कुल बेसिक है, तो हो सकता है समझ में आ रहा हो। मीनवाइल अगर हम लोग इसी लॉट साइज को मिनी पर जाते हैं, यानी कि अभी 0.01 माइक्रो साइज है,
इसको अगर हम 0.01 का लॉट साइज करते हैं तो इस पर हमारे को प्रॉफिट या लॉस होता है $1 का। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको स्टैंडर्ड लॉट पे लेके जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है $10 का। ठीक है, अब आप इसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने 10 पिप्स की बात करी है तो आई गेस ये चीज अगर सबको समझ में आई है तो इस बात का जवाब आप ही लोग देंगे। 10 पिप्स की अगर मूवमेंट हुई है तो हमारे को कितने डॉलर्स का या कितने सेंट्स का प्रॉफिट और लॉस होगा 0.01 के ट्रेड पर, यानी कि 0.01 के लॉट साइज पर। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जिस कोई चीज समझ में आई है कि एक पिप की मूवमेंट पर, ऑलराइट, एक पिप की मूवमेंट पर 0.01 के लॉट साइज से हमारे पास रहता है 0.10 सेंट्स का प्रॉफिट या फिर लॉस। तो 10 पिप्स की मूवमेंट पर कितना रहेगा 0.01 के लॉट से? गाइस डू पार्टिसिपेट। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस वक्त ना तो इस चैट के या फिर इस मीटिंग के खत्म होते के साथ ही आप भूल जाएंगे कि आपने क्या सीखा था क्या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है नोट्स बना रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके नोट्स भी नहीं बन रहे हैं और सर के ऊपर से भी जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं और आई गेस मोस्टली लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज ओके, ऑलराइट, एक मिनट। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। 10 पिप्स का मूवमेंट अगर होगा तो हमारे को जो प्रॉफिट होगा वो होगा $1 का। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 0.10 का लॉट साइज लेते हैं तो हमारे को जो प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो रहेगा $10 का। और अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो उस पे $100 का। आई गेस आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, राइट? सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने आज बहुत सारी चीजें सीखी और मेनली मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन को हमें इतना ही रखना चाहिए